हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज मैं इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रही हूँ ट्वेल्थ की बुक। ट्वेल्थ में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी मैट्रिक्स का टॉपिक। मैट्रिक्स क्या होती है, वो कितने टाइप की होती है, मैट्रिक्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स है क्या, इसे किस तरह से लिखा जाता है। अब इसे लिखने के लिए मैंने मान लिया कि सोनू के पास 18 बुक्स है, 18 बुक्स है। मैंने मान लिया सोनू के पास 18 बुक्स है, तो हम इसे अरेंज किस तरह से करेंगे, इस तरह से सोनू और यहाँ पर हम लिखेंगे 18। अगर मैं इसी लाइन को इस तरह से लिखूं कि माना सोनू के पास 18 बुक्स और 5 नोटबुक है। अब सोनू के पास अगर 18 बुक्स है तो मैंने इस तरह से अरेंज किया था। अब अगर उसके पास 5 नोटबुक्स और है तो हम अरेंज कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगी सोनू और मैंने इसे अरेंज कर लिया 18 और 5। ऊपर मैंने लिख लिया बुक्स और यहाँ पर नोटबुक्स। तो हमें पता चल रहा है कि सोनू के पास 18 बुक्स है, 5 नोटबुक्स है और यहाँ पर 18 बुक्स थी। फिर मैं एक और लाइन पेज लिख रही हूँ, यहाँ पर एक और लाइन लिख रही हूँ कि माना सोनू के पास 18 बुक्स एंड और 5 नोटबुक है। और माना राम के पास 15 बुक्स और 3 नोटबुक्स है। अब अब इसे मैं किस तरह से अरेंज करूंगी। ये देखो, यहाँ पर मैं लिखूंगी सोनू, यहाँ पर मैंने लिखा राम। मैंने यहाँ पर लिखा सोनू, यहाँ पर लिखा राम। यहाँ पर मैं लिखूंगी बुक्स और यहाँ पर मैंने लिखा नोटबुक्स। अब सोनू के पास 18 बुक्स और 5 नोटबुक है, तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर 18 बुक्स और 5 नोटबुक। इसी तरह राम के पास 15 बुक्स और 3 नोटबुक्स है। राम के पास 15 बुक्स और 3 नोटबुक्स है, तो मैं क्या लिखूंगी, राम के पास 15 बुक्स और 3 नोटबुक्स। अब देखो, मैंने अलग अलग टाइप से अरेंज किया है एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स जो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ, अवयव। अब मैंने, अगर सोनू के पास अकेली 18 बुक्स थी तो मैंने किस तरह से लिखा, इस तरह से। अगर सोनू के पास, ये देखो अभी मैंने क्या लिखा था पीछे कि सोनू के पास 18 बुक्स है, तो मैंने इस तरह से लिखा। सोनू के पास 18 बुक्स 5 नोटबुक है, तो मैंने उसे अरेंज कर लिया इस तरह से। अगर सोनू और आप दोनों के पास कुछ बुक्स और नोटबुक्स है तो उसे मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया। अब ये जो अरेंजमेंट मैंने किए हैं, ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाती है। ये अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाती है। अब मैट होती है यानी पंक्ति होती है और कॉलम होते हैं यानी कि स्तंभ होते हैं। अब रो क्या होता है, स्तंभ क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पर 18 और 5 ये रो की फॉर्म में अरेंज किए हुए हैं, 15 और 3 ये रो में अरेंज है, 18 15 ये कॉलम में अरेंज किए हुए हैं, 5 3 ये कॉलम में। तो मेरे पास 18 और 5 ये यहाँ पर फर्स्ट रो है। यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट रो। 15 और 3 ये मेरे पास सेकेंड रो है, यानी फर्स्ट पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। इसी तरह 18 और 15 ये यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है,
ये फर्स्ट कॉलम है, यानी कि पहला स्तंभ है, और 5 और 3 ये सेकंड कॉलम यानी कि दूसरा स्तंभ है। अब इस मैट्रिक्स में मेरे पास 2 रो हो गई, 2 स्तंभ हो गए। पीछे जो मैट्रिक्स मैंने बनाई थी जिसमें मैंने लिखा था सोनू, और यहाँ पर लिखा था 18 5, यानी बुक्स और नोटबुक्स। अब इसमें रो कौन सी हुई? 18 और 5, ये फर्स्ट रो हो गई, यानी पहली पंक्ति हो गई। कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम जिसमें अकेला 18 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, ये पहला कॉलम हो गया, यानी पहला स्तंभ हो गया। ये 5 जो लिखा हुआ है ये दूसरा स्तंभ हो गया, सेकंड कॉलम हो गया। आगे समझ में? यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होते हैं? रो होते हैं, कॉलम होते हैं, उन्हें अरेंज किया जाता है, रो और कॉलम को अरेंज किया जाता है, तो वो क्या बन जाती है? मैट्रिक्स बन जाती है। आगे समझ में आपको मैट्रिक्स होती क्या है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एलिमेंट्स को लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 7 9। मान लो मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखी, मैंने यहाँ पर रो और कॉलम के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखा हुआ है। तो जब रो और कॉलम के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है तो वो क्या बन जाती है? एक मैट्रिक्स बन जाती है। अब ये मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट रो कौन सी हुई? 1 2 3 4, ये फर्स्ट रो है। यहाँ पर रो पंक्ति और कॉलम स्तंभ। 4 5 6 7 ये मेरे पास सेकेंड रो है। 7 8 9 9 ये थर्ड रो है। जैसे सेट्स में हम पढ़ते थे कि सेट्स में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता, मैट्रिक्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, चाहे हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट रिपीटेशन में आ रहे हैं, चाहे कोई एक एलिमेंट रिपीट में आ रहा है। 1 4 7 ये यहाँ पर क्या है? फर्स्ट कॉलम है। 2 5 8 ये मेरे पास क्या है? सेकेंड कॉलम है। 3 6 9 ये थर्ड कॉलम है मेरे पास, और 4 7 9 ये फोर्थ कॉलम होगा। आगे समझे मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि अगर एलिमेंट्स को हम रो और कॉलम में अरेंज करें तो वो मैट्रिक्स कहलाती है। मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को रो के फॉर्म में लिख लिया, कॉलम के फॉर्म में लिख लिया, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब अगर हम मैट्रिक्स को रो और कॉलम में अरेंज कर देते हैं तो उसमें रो की संख्या होगी, कॉलम की संख्या होगी, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो एंड सो ऑन। कुछ रो होगी हमारे पास और कुछ कॉलम होंगे। तो रो और कॉलम की जो संख्या होती है उन्हें किस तरह से लिखा जाता है? m क्रॉस n की फॉर्म में। अगर हमें मैट्रिक्स के बारे में बताना कि कितनी रो है कितने कॉलम है तो उसे हम किस तरह से अरेंज करेंगे? m क्रॉस n की फॉर्म में, जहां पर m होता है नंबर ऑफ रो, यानी कि पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या, ये कहलाता है n। और n होता है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि स्तंभों की संख्या। अब अगर मैंने किसी मैट्रिक्स के बारे में आपसे पूछ लिया कि मेरे पास 5 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स है, तो आप बता सकते हैं इसमें कितने रो होंगे कितने कॉलम होंगे? इस मैट्रिक्स में 5 रो 3 कॉलम होंगे। अगर मैंने एक मैट्रिक्स की सिर्फ फॉर्म आपको बता दी कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 3 की, अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैट्रिक्स है उसे किस तरह से अरेंज किया जाता है? m क्रॉस n की फॉर्म में, जहां पर m का मीनिंग नंबर ऑफ रो, n का मीनिंग नंबर ऑफ कॉलम। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक मैट्रिक्स है जिसमें जो कि 5 क्रॉस 3 की है, 5 मल्टीप्लाई 3 की है, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएगी? m की वैल्यू कितनी है इसमें? 5, n की वैल्यू कितनी है? 3, तो नंबर ऑफ रो कितनी हुई? 5, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हुए? 3, यानी ये मेरे पास 5 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, अभी मैंने आपको क्या बताया? m क्रॉस n के फॉर्म में मैट्रिक्स को अरेंज किया जाता है, तो इसे बोलेंगे कहते क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी मैट्रिक्स को m क्रॉस n के फॉर्म में लिखा जाता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे कहते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स।
देखो मैंने मान ली एक मैट्रिक्स लिखी A इज इक्वल टू A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n, A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n, और इसी तरह से चलते रहेगा 3-1, 4-1, और लास्ट में मैंने लिख दिया AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन AMN। मैंने यहाँ पर इस तरह से मैट्रिक्स को अरेंज कर लिया। अब देखो इसमें कितनी रो कितने कॉलम है ये हमें चेक करना है। यहाँ पर मैंने लिखा A11, A12, A13, तो ये फर्स्ट रो बन रही है। और अगर मैंने लिखा 2-1, 2-2, 2-3 एंड सो ऑन, तो ये सेकंड रो। नेक्स्ट मैंने लिखा AM1, अगर मेरे पास 2-1, 2-2, 2-3 है तो ये सेकंड रो है। अगर मेरे पास 1-1, 1-2, 1-3 है तो ये फर्स्ट रो। तो अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं AM1, AM2, AMN, तो ये कौन सी रो बन गई? mth रो हुई है। अब कॉलम पे आ जाओ, कॉलम में देखो A11, A21, AM1, अगर मेरे पास 1, 2, 3 और पीछे की तरफ क्या चल रहा है 1, 1, 1, तो ये फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह A12, A22, A32, AM2, यहाँ पीछे की तरफ 2 आ रहा है ना, तो ये क्या हुआ मेरे पास सेकंड कॉलम। इसी तरह A13, 23 M3, तो ये थर्ड कॉलम। तो A1n, A2n, AMN, ये कौन सा कॉलम हो जाएगा? nth कॉलम हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स में कितनी रो हुई कितने कॉलम हुई आप काउंट कर सकते हो। मेरे पास रो कितनी आई? m रो। कॉलम कितने आए? n कॉलम। तो इस मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? m क्रॉस n की मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर बताना है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n, यानी नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m क्रॉस n, यानी कि a की 40 क्या होगी यहाँ पर? m क्रॉस n होगी। क्लियर है आप सबका? अभी देखो मैंने पीछे क्या लिखा था, जब भी मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी तो मैंने इस तरह से शो किया a इक्वल, मान लो मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, मैं एक और मैट्रिक्स लिख रही हूँ b इक्वल, मैंने लिख दिया 3, 7, 9, 4, 5, -5, 3, मैंने ये दो मैट्रिक्स बनाई है। अब इन दोनों मैट्रिक्स में मैंने क्या लिखा? a इक्वल, b इक्वल। इसका ऑर्डर क्या है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें दो रो है दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 into 2। इस मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स में दो रो है तीन कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 × 3, 2 into 3, यानी n की संख्या 2, n की संख्या 3, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 3। मैंने मैट्रिक्स को क्या लिखा? a इक्वल, b इक्वल, मान लो मैं एक और लिख रहा हूँ x इक्वल 1, 4, 7। इस मैट्रिक्स में क्या है? नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 1, तो ये मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 3 into 1। अब मैंने जितनी भी मैट्रिक्स की, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं हर मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ। मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि स्मॉल a इक्वल टू 1, 2, 3 या स्मॉल b इक्वल टू 3, 7, 9, 4, -5, 3, मैंने कहीं पर भी स्मॉल लेटर का यूज नहीं किया। यानी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को लिखेंगे तो उसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का जो तरीका होगा ये गलत तरीका है, स्मॉल a की फॉर्म में लिखना, स्मॉल b की फॉर्म में लिखना। किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होगा? कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड सो ऑन, यानी अल्फाबेटिकल वैल्यू पुट करनी है लेकिन वो कैपिटल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आप सबको समझ में, लेकिन अगर मैं किसी मैट्रिक्स को इस तरह से लिख दूं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, तो इससे मैं गलत नहीं कहूंगी। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स हम शो नहीं करेंगे। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, जो कि मैंने लिया यहाँ पर 2 into 2 की मैट्रिक्स, अब इसमें मैंने स्मॉल लेटर का यूज किया है। मैंने लिखा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर में है लेकिन उसके अंदर के एलिमेंट मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिए यहाँ पर। तो मेरे पास कंडीशन क्या होगी कि किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। लेकिन मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उन्हें हम स्मॉल लेटर में यूज कर सकते हैं। आगे आप सबको समझ में?
मैं आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझा रही हूँ कि किसी मैट्रिक्स को अगर हमें गिवन है, एक क्वेश्चन गिवन है, उससे हमें मैट्रिक्स बनानी है तो हम किस तरह से बना सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लूं कि मान लिया 3x2 की एक मैट्रिक्स बनाओ। जहां Aij इज इक्वल टू 1/2 I माइनस 3j। मैंने मान लिया ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है, 3x2 की एक मैट्रिक्स बनाओ, यानी हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें नंबर ऑफ रो 3 होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम 2 होने चाहिए। तो हमें नंबर ऑफ रो भी पता है, नंबर ऑफ कॉलम भी पता है, और एक कंडीशन है कि Aij की वैल्यू हाफ ऑफ I माइनस 3j होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स अरेंज करेंगे। उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होंगे वो हमें अभी नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि मैट्रिक्स में 3 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। अब 3 रो और 2 कॉलम, तो यहाँ देखो मैंने मान लिया A11 लिखा, मैंने लिखा A12। अगर मैं इसके आगे A13 लिखूंगी तो वो थर्ड कॉलम में काउंट हो जाएगा। तो मुझे 2 कॉलम बनाने हैं तो मैं ओनली 1-2 तक लिखूंगी। आगे मैं लिखूंगी A21 A22। 3 रो बनानी है तो मैं 3-1 और 3-2। मुझे पता है कि ये मैट्रिक्स किस तरह से बनेगी, A11 12 21 22 और 31 32 तक। इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तभी इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2 होगा। अब A11 की वैल्यू क्या होगी, A12 की वैल्यू क्या होगी, इस सब के लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, Aij इक्वल टू हाफ ऑफ I माइनस 3j। यहाँ देखो Aij इज इक्वल टू हाफ ऑफ I माइनस 3j। हमें ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, A11 12 21 22 31 32। तो अगर मैं A11 यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गिवन क्या है Aij, मैंने लिखा A11, तो I की जगह मैंने 1 लिख दिया, J की जगह 1 लिख दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, I की जगह 1, J की वैल्यू 1 पुट कर दूंगी। तो ये सॉल्यूशन क्या आएगा, हाफ ऑफ I की जगह 1 रखा, J की तरह 1 रखा, J की जगह 1 रखा, तो हाफ ऑफ 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो जाएगा, और 1 माइनस 3 कितना होगा, -2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, इट मीन्स A11 की वैल्यू क्या हुई मेरे पास, -1। A11 हो गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 1 2। अब देखो मैंने क्या रखा, I की जगह 1 और J की जगह 2। I की जगह 1 रखा हुआ है, J की जगह 2 रखा हुआ है। तो मैं जो गिवन वैल्यू है उसमें I की जगह 1 रखूंगी, J की जगह 2 रखूंगी। तो मेरे पास I यानी 1 -3 J की जगह 2 रखा, तो A12 हाफ ऑफ 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6, हाफ ऑफ 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -5। यानी कि A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 5/2। ओके, नेक्स्ट A21 की वैल्यू अगर निकाले 2 1, अब I की जगह 2 रखा, J की जगह 1 रखा, I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ I यानी 2 -3 मल्टीप्लाई J यानी 1। तो A21 इक्वल हाफ ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 1 3, 2 माइनस 3 क्या होगा मेरे पास, -1 यानी कि हाफ। तो A21 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -हाफ। इसी तरह से मैं आगे A22 की अगर वैल्यू निकालूं तो I की जगह मैंने 2 रखा, J की जगह 2 रखा, तो A22 हाफ ऑफ, यहाँ पर I था 2 -3 मल्टीप्लाई J। तो ये क्या आ जाएगा, A22 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 माइनस 3 2 जा 6, तो A22 इक्वल हाफ ऑफ 2 माइनस 6 -4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो A22 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, -2। ओके, मैंने A11 A12 A21 A22 कैलकुलेट किया। आगे मैं निकालूंगी A31, यानी कि I की जगह 3 और J की जगह 1। तो A31 क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/2 I माइनस 3 मल्टीप्लाई J। तो A31 इक्वल 1/2 3 माइनस 3 कितना होगा, 0 होगा। 3 माइनस 3 0, 0 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, A31 इक्वल 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 0 आता है। ये मैं अपनी
11th क्लास की वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर हम किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमेशा इंफिनिटी आता है, और अगर हम किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करें तो उसका सॉल्यूशन हमेशा 0 आएगा। यानी अगर अपॉन में 0 आ जाए तो इंफिनिटी होगा, मल्टीप्लाई 0 आ रही है तो उसका सॉल्यूशन 0 होगा। A32 की वैल्यू यानी ए आई जे, आई की जगह 3, जे की जगह 2, तो ये क्या देगा हाफ ऑफ आई माइनस 3 मल्टीप्लाई जे, यानी कि A32 इक्वल हाफ ऑफ 3 माइनस 6, हाफ ऑफ 3 में से 6 कट करोगे तो -3, यानी कि A32 की वैल्यू क्या होगी -3/2। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, देखो क्वेश्चन क्या था, हमें 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनानी है जहां पर ए आई जे की वैल्यू गिवन है। अब 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, तो मैंने 3 कॉलम तो मैंने 3 रो और 2 कॉलम लेके एक मैट्रिक्स बनाई A11 12 21 22 और 31 32 से। अब ये सारी वैल्यू कहां से कैलकुलेट की, जो हमें कंडीशन गिवन थी, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ मैंने अभी पीछे कैलकुलेट की थी, A11 की वैल्यू हमारे पास आई -1, 12 का सॉल्यूशन आया -5/2, 21 की वैल्यू आई 1, 22 की वैल्यू हाफ, 3 1 0 और 32 -3/2। तो मेरे पास मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी यहाँ पर, A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए होगी। इसका ऑर्डर चेक करो क्या आ रहा है, 3 क्रॉस 2 आ रहा है, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा गिवन मैट्रिक्स का, जो हमें मैट्रिक्स बनानी थी 3 क्रॉस 2 की। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।